हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसे हम हिंदी में अपकृत्य विधि भी कहते हैं। ये जो वीडियो है स्पेशली सीसीएस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजाइन करी है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, तो इसको एंड तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि व्हाट इज टॉर्ट। टॉर्ट एक्चुअल में है क्या? सो बेसिकली टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, जिसे हम हिंदी में दीवानी अपकृत्य बोलते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल उबी जस्ट ईबी रेमेडियम, जिसका मतलब है वेयर देर इज ए राइट देर इज ए रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए बाइक से निकलते हैं रोड पर और अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, अपनी ही लेन में चल रहे हैं। पीछे से कोई कार वाला ओवर स्पीडिंग करके उनको ठोक देता है, जिससे कि उनकी टांग टूट जाती है और बाइक में भी अच्छा खासा डैमेज आ जाता है। अब इस केस में उनके पास दो रेमेडी हैं। पहली रेमेडी ये है कि वो उस पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करें अंडर भारतीय न्याय संहिता और कोर्ट से पनिशमेंट की डिमांड करें। और दूसरी रेमेडी उनके पास ये है कि जो उनका नुकसान हुआ है, जो बाइक में डैमेज हुआ है या जो उनकी टांग टूटी है, उसके लिए वो उस पर्सन से कंपनसेशन फाइल करें अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो बेसिकली भारतीय न्याय संहिता और लॉ ऑफ टॉर्ट में डिग्री का अंतर होता है। अगर हायर डिग्री है तो वो जो है पनिशमेंट में जाएगा, और अगर लोअर डिग्री है तो वो कंपनसेशन में जाएगा। सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। मान लीजिए उस केस में उनकी टांग ना टूट के उनकी डेथ कोज हो जाए, तो जो उनके लीगल हियर्स हैं वो सिर्फ कंपनसेशन में सेटिस्फाई नहीं होते, वो एक अलग से क्रिमिनल केस भी फाइल करते अंडर सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और कोर्ट से पनिशमेंट के लिए डिमांड करते, और साथ ही साथ कंपनसेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम करते हैं अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो प्योरली वेजिटेरियन है, उन्होंने किसी ऑनलाइन फूड एप्लीकेशन से अपने लिए खाना ऑर्डर किया, खाना उनके पास पहुंचा, उन्होंने एक दो बाइट कंज्यूम भी किया। कंज्यूम करने के बाद उन्हें पता चला कि ये जो खाना उनको रिसीव हुआ है ये नॉन वेजिटेरियन है, जिससे उनको वॉमिटिंग हुई और उनकी तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ा। तो इस केस में भी इनके पास दो रेमेडी हैं। पहली रेमेडी ये है कि ये क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 और कोर्ट से पनिशमेंट की डिमांड कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी इनके पास ये है कि ये कंपनसेशन के लिए भी डिमांड कर सकते हैं अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। देन कोर्ट विल डिसाइड कि गलती किसकी है और उसी के बेसिस पे पनिशमेंट और कंपनसेशन कोर्ट दिलवाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। तो जो टॉर्ट वर्ड है वो बेसिकली एक लैटिन टर्म टॉर्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनलॉफुल या फिर रॉन्गफुल एक्ट। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है जो कि इंग्लैंड में डेवलप हुआ थ्रू केस लॉ, जिसे हम इंग्लिश कॉमन लॉ बोलते हैं। और टॉर्ट जो है एक अनकोडिफाइड लॉ है, बट जो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर भारतीय न्याय संहिता, ये दोनों ही कोडिफाइड लॉ हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसको कभी कोडिफाइड करने की कोशिश नहीं करेगी। 1886 में सर फ्रेडरिक पोलक ने एक बिल लेकर आए थे, इंडियन सिविल रॉन्ग बिल, जो कि आने के बाद फेल हो गया था। फेल होने का जो रीजन था इसमें बेसिकली वो ये था कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए कंपनसेशन फिक्स कर दिया टांग टूटने पर। अब अगर टांग किसी रिक्शे वाले की टूटती है तो वो 1 लाख रुपए सफिशिएंट होंगे उसके कंपनसेशन के लिए, उसमें वो 2 या 3 महीने बेड रेस्ट भी कर सकते। बट अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका अच्छा खासा कारोबार है, तो उसके लिए ये 1 लाख रुपए जो कंपनसेशन है वो सफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा तो उसका लॉस हो गया है। इसीलिए टोर्ट जो है आज तक अनकोडिफाइड है, बट कुछ कुछ प्रयास टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं। इंडिया में ये बेशक बिल फेल हो गया, बट जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, उसमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है, जैसे कि द फेडरल टोर्ट क्लेम एक्ट 1946। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रयास करे और 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, जो कि रोड एक्सीडेंट से डील करता है। जितने भी रोड एक्सीडेंट के केसेस आएंगे वो इसी एक्ट से गवर्न होते हैं। और आपने नाम सुना होगा एमएससीटी का, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। जितने भी रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड केसेस हैं सारे इसी ट्रिब्यूनल में डिसाइड होते हैं। जैसे कि इंडिया में 1984 में एक बहुत ट्रेजेडी हुई थी, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, भोपाल गैस लीक केस। इस केस के बाद एक एक्ट बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि जितने भी हजार्डियस सब्सटेंस से डील करने वाले केमिकल्स होंगे, जो खतरनाक केमिकल्स हैं जो कंपनी यूज करती हैं और उससे किसी पर्सन को डैमेज हो जाता है, तो वो इस एक्ट के थ्रू लाइबल होंगी। रीजन ये था क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें काफी ज्यादा लोगों की जाने गई थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अलग अलग जूरिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं टॉर्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साल्मन की डेफिनेशन। साल्मन कहते हैं कि इट इज ए सिविल रॉन्ग जिसके लिए आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और ना तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब यहाँ पे जो टर्म है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था ऊपर कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए फिक्स कर दिया टांग टूटने का कंपनसेशन, तो जो रिक्शे वाला है उसको हो सकता है वो सफिशिएंट हो 1 लाख रुपए, बट जो बिजनेसमैन है उसको वो 1 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे जो फिक्स की है 1 लाख रुपए कंपनसेशन, इसको बोलते हैं हम लिक्विडेटेड डैमेजेस। जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, इसका मतलब होता है कि आप पहले से कंपनसेशन फिक्स नहीं कर सकते। ये तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट अपने हिसाब से पार्टीज का सोशल स्टेटस देखेगी, क्या लाइबिलिटीज है, उसके उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए वो कंपनसेशन डिसाइड करेगी। अब ये जो सालमन की डेफिनेशन है, ये कॉपी करके हमारे पास एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1963, जो आप लोग फाइनल ईयर में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इसका जो सेक्शन 2M है, इसमें टॉर्ट को डिफाइन किया गया है और सालमन की ही डेफिनेशन को उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो अब हम आते हैं विनफील्ड की डेफिनेशन पे। विनफील्ड कह रहे हैं कि जो आपकी टॉर्टियस लाइबिलिटी है वो तब एराइज होगी जब आप ड्यूटी का ब्रीच करेंगे, जो कि फिक्स्ड बाय लॉ है। अब यहाँ पर ड्यूटी दो तरीके से होती है, एक होती है लीगल ड्यूटी, एक होती है मोरल ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने कोई पर्सन डूब रहा है और आपको अच्छी स्विमिंग करनी आती है, लेकिन आप फिर भी उस पर्सन को बचाते नहीं है, तो यहाँ पर कोर्ट आपको पनिश नहीं करेगी। बट मान लीजिए गंगा स्नान पर सरकार ने कुछ तैराकियों को जो है हायर किया है और उनको ये ऑर्डर है कि भाई डूबते हुए इंसान को आपको बचाना है, और अगर वो डूबते हुए इंसान को नहीं बचाते हैं तो वो मानी जाएगी ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, जिसके लिए आप मुआवजा मांग सकते हैं, बट आप मॉरल ड्यूटी के लिए मुआवजा नहीं मांग सकते। यही डिफरेंस है बेसिक लीगल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी में। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, जो कि फ्रेजर की है। फ्रेजर कहते हैं कि एक इन्फ्रिंजमेंट है, एक उल्लंघन है, किसका? राइट इन रैम का। राइट इन रैम का मतलब ये होता है कि आपका जो राइट है वो अगेंस्ट द वर्ल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वीडियो जिस फोन में आप देख रहे हैं, इस फोन पे आपका एब्सोल्यूट राइट है। अगर कोई भी पर्सन आपको इस वीडियो को देखने से रोकता है या फिर आपकी प्राइवेसी ब्रीच करता है, तो उसके खिलाफ आप मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। अगर इसी चीज को मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंपेयर करूं, तो वहां पे आपको राइट इन पर्सोनम मिलता है, जिसका मतलब ये है कि दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है, तो दूसरी वाली पार्टी जिसको लॉस हुआ है वो उस पार्टी से मुआवजा क्लेम कर सकती है, ना कि किसी थर्ड पर्सन से। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ टॉर्ट। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंशिएट करना होता है हमको, और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, जिसे हम दीवानी अपकृत्य भी बोलते हैं। वहीं क्राइम जो है क्रिमिनल रॉन्ग है, जिसे हम आपराधिक कृत्य बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है, टॉर्ट इज ए प्राइवेट रॉन्ग। यहाँ पे दो पार्टीज के बीच का झगड़ा है, जबकि क्राइम है पब्लिक रॉन्ग है, ये इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सोसाइटी में अगर मर्डर हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो मर्डर हुआ है वो उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं हुआ, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। इसीलिए जितने भी आप जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके टाइटल देखेंगे वो इस तरीके से होंगे कि रवि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्योंकि स्टेट की ये लाइबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। तीसरा पॉइंट जो है इसमें वो है, टॉर्ट में हम पार्टीज को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम से बुलाते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन है जिसका लीगल राइट वोलेट हुआ है, और डिफेंडेंट वो पर्सन है जिसने दूसरे पर्सन का लीगल राइट वोलेट किया है। क्राइम में हम पार्टीज को विक्टिम और एक्यूज के नाम से जानते हैं। विक्टिम वो है जिसके साथ गलत हुआ है, और एक्यूज्ड वो है जिस पर्सन पे वो आरोप लगा है। फोर्थ पॉइंट इसमें है कि टॉर्ट में हम कंपनसेशन सीख करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मुआवजा दे मांग रहे हैं। इसमें क्राइम में क्या है कि हम पनिशमेंट की डिमांड करते हैं, और टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ है, जो हम पहले भी डिस्कस करके आ रहे हैं, जबकि क्राइम जो है कोडिफाइड लॉ है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से ही डिफरेंशिएट करना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है, इट इज ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया है कि डूबते हुए इंसान को बचाना ये आपकी मॉरल ड्यूटी हो सकती है, लेकिन कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। बट अगर सरकार ने किसी तैराकी को घाट
गंगा घाट के किनारे हायर किया है कि आप जो है डूबते हुए इंसान को बचाएंगे, और अगर वो उस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है तो वो जो है लीगल ड्यूटी का ब्रीच माना जाएगा। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इट इज ए ड्यूटी फिक्स्ड बाय पार्टीज। यहाँ पे जो ड्यूटी होती है वो फिक्स्ड बाय पार्टीज होती है। पार्टी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेती है कि भाई आपकी ये ड्यूटी रहने वाली है और आपकी ये ड्यूटीज रहने वाली है। सेकंड पॉइंट इसमें है कि टोर्ट में अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन मांगते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पहले से फिक्स नहीं कर सकते कंपनसेशन, इसीलिए यहाँ पे अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड कंपनसेशन होता है। पार्टी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लेती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो इतना कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि ये राइट इन रैम है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, राइट इन रैम आपका जो राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, आप किसी के भी अगेंस्ट मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम है, दो पार्टीज के बीच में झगड़ा है, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो सामने वाली पार्टी उस पर मुआवजा क्लेम कर सकती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि टॉर्ट जो है अनकोडिफाइड लॉ है जो कि बेस्ड है जजमेंट्स पर, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है कोडिफाइड लॉ है जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है असेंशियल ऑफ टॉर्ट्स। अगर प्लेंटिफ को ये प्रूव करना है कि उसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है तो उसको मिनिमम ये दो असेंशियल प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला असेंशियल ये है कि देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के पार्ट पे या तो कोई एक्ट हुआ है या फिर ओमिशन हुआ है जिसकी वजह से प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट हुआ है, जिसे हम बोलते हैं लीगल इंजरी हुई है उसको, जिसके लिए रेमेडी भी अवेलेबल है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की फॉर्म में। अब यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है एक्ट और ओमिशन, पहले एक एग्जांपल में बताया हुआ है कि वो जो कार ओवर स्पीडिंग करते हुए आके बाइक वाले को ठोक देता है, तो यहाँ जो कार वाला ओवर स्पीडिंग कर रहा है वो एक नेग्लिजेंट एक्ट है। सिमिलरली ओमिशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें कि सरकार तैराकियों को जो है गंगा घाट के किनारे हायर करती है कि आप डूबते हुए पर्सन को बचाएंगे। अगर वो ड्यूटी ब्रीच करते हैं और किसी डूबते हुए इंसान को नहीं बचाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हैं, वही ओमिशन कहलाता है। अब हम इसे एक बार हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एसेंशियल है हिंदी में, प्रतिवादी की ओर से कोई कार्य या चूक अवश्य हुई होगी जो एक्ट और ओमिशन है। दूसरा एसेंशियल है कार्य या चूक के परिणाम स्वरूप कानूनी क्षति यानी कि लीगल इंजरी हुई। तीसरा जो एसेंशियल है वो है क्षति पूर्ति के रूप में उपाय आवश्यक होना चाहिए, मतलब कि मुआवजा आपको मिलेगा। अब जो लीगल इंजरी वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ये बेसिकली दो मैक्सिम पे बेस्ड है जो कि है इंजूरिया साइन डैमनम एनम साइन इंजूरिया। ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलरली पूछे जाने वाली मैगजीम है। तो हम एक एक करके इन दोनों मैगजीम को डिस्कस करेंगे विद केस लॉस। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं एक एक करके। तो पहली मैगजीम है इंजूरिया साइन डैमनम, जिसका मतलब है लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। तो इसका मतलब ये है कि आपको लीगल इंजरी तो हुई है, आपका लीगल राइट तो वॉयलेट हुआ है, लेकिन आपको कोई फिजिकली डैमेज नहीं हुआ, कोई मॉनेटरी डैमेज नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उस बाइक वाले की टांग टूट गई, तो ये क्या है, एक डैमेज है। सिमिलरली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो बिजनेसमैन है उसके लिए जो 1 लाख रुपए का कंपनसेशन है वो सफिशिएंट नहीं हुआ क्योंकि उससे ज्यादा उसको मॉनेटरी लॉस हो गया है टांग टूटने की वजह से। दूसरी जो मैगजीम है वो है डैमनम साइन इंजूरिया, जिसका मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। अब यहाँ पे डैमेज तो हो रहा है चाहे वो फिजिकल रूप से हो या फिर मॉनेटरी रूप से हो, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा। वन बाय वन केस लॉस के थ्रू हम डिस्कस कर। तो सबसे पहले जो मैगजीम है वो है इंजूरिया साइन डैमनम। इसका जो लीडिंग केस है वो है एशे वर्सेस वाइट 1703 में आया था, जिसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो एशबे हैं इसमें ये एक क्वालिफाइड वोटर होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे होते हैं, ये अपनी वोट कास्ट करने जाते हैं और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है वो इनको वोट कास्ट करने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से ये वोट कास्ट नहीं कर पाते और ये कंपनसेशन मुआवजे के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट। अब मीनवाइल जब प्रोसीडिंग चल रही होती है तो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। अब जिसको ये वोट करना चाह रहे थे वही कैंडिडेट इलेक्शन में जीत भी जाता है। तो सामने वाली पार्टी ये आर्ग्यू करती है कि इनको कोई डैमेज तो हुआ नहीं क्योंकि जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को ये वोट करना चाह रहे थे वो तो इलेक्शन में जीत गया। जो जजमेंट आया इस केस में वो जस्टिस होल्ट ने डिलीवर किया और होल्ट ने ये बोला कि बेशक इनको लीगल डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, बट आपने इनका लीगल राइट वायलेट कर दिया है तो आप इसको कंपनसेशन देने के लिए लायबल हैं। जो केस अभी हमने डिस्कस किया है जो कि इंग्लैंड की कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसी के बेस्ड पर इंडियन पर्सपेक्टिव में एक लैंडमार्क केस आया जिसका नाम था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1986।
जिसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो भीम सिंह होते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के एमएलए होते हैं और ये असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहे होते हैं। बीच में इनको पुलिस ऑफिसर डिटेन कर लेते हैं और जो इनका संवैधानिक राइट है आर्टिकल 22 में, जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वो भी पुलिस ऑफिसर ने नहीं किया। इसी को लेकर इन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किया फॉर द कंपनसेशन। अब कोर्ट में जब ये गए तो वहां पे 2 जजेस की बेंच थी, चिन्नप्पा रेड्डी और वी खालिद। डिफेंडेंट की ओर से फिर से ये आर्गुमेंट हुआ कि इनका कोई लीगल डैमेज तो हुआ ही नहीं, इनको कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। बट कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आपने बेशक इनका लीगल डैमेज किया हो या ना किया हो, बट आपने इनका जो लीगल राइट है वो आपने वॉयलेट किया है और डिफेंडेंट को इन्होंने लायबल ठहराया और प्लेंटिफ को 50,000 तक का जो है एग्जाम्पलरी डैमेज प्रोवाइड कराया। अब हम नेक्स्ट मैगजीन डिस्कस करते हैं जो कि है डैमनम साइन इंजूरिया। इसमें जो लीडिंग केस आया था वो आया था ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 में। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि प्लेंटिफ अपना एक स्कूल चला रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। डिफेंडेंट आते हैं और इनके स्कूल के सामने एक अपना स्कूल खोल देते हैं और फीस भी कम कर देते हैं। प्लेंटिफ के स्कूल की जो फीस होती है वो 40 पेंस होती है और डिफेंडेंट आके इसको घटाकर अपने स्कूल की फीस 12 पेंस रख देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी बच्चे प्लेंटिफ के स्कूल में पढ़ रहे थे वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं डिफेंडेंट के स्कूल में, जिससे इनको काफी ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है और ये गुस्से में आकर कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर देते हैं कोर्ट के अंदर। तो इस केस में जस्टिस हैंगफोर्ड थे जिन्होंने ये हेल्ड किया कि जो प्लेंटिफ है उसका कोई लीगल राइट वोलेट नहीं हुआ, उसे कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई, बल्कि डिफेंडेंट ने अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया है। इसे आप ऐसे समझे जैसे कि हमें आर्टिकल 91G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम अपने मनपसंद ट्रेड या बिजनेस को कर सकते हैं। हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया जो कि इसी आधार पर डिसाइड हुआ, जिसका नाम है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर 1978 का केस, जिसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि डिफेंडेंट ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा जय संतोषी माँ। प्लेंटिफ की इससे रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हुई और इन्होंने परमानेंट इंजंक्शन के लिए एक सूट फाइल किया कोर्ट में। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्टर को उस फिल्म को चलाने के लिए परमानेंटली रोक लगाना। तो यहाँ पे कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि हर्ट टू रिलीजियस फीलिंग्स हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल रॉन्ग, इसीलिए कोर्ट ने इनकी जो परमानेंट इंजंक्शन की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।